डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और कंटिन्यूअसली हम लोग जो जीपीएससी का आपका कैलेंडर है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और रीज़न यही है कि आप लोग किसी न किसी वैकेंसी को भेज देते हो कि सर इसके बारे में कुछ बताइए। तो अभी जिसके बारे में आप लोग पूछ रहे हो वो है आपके एडवर्टीजमेंट में नंबर 7 पे मददनीश वन संरक्षक। कुछ लोग कह रहे हैं मैं तो गुजराती में ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो समझ जाना कि अभी सीख रहा हूँ। अभी ये गुजराती में ही लिखा है तो मुझे गुजराती में ही पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो पोस्ट है ये काफ़ी टाइम बाद आई है। इससे पहले जो पोस्ट आई थी ये 2009-10 में आई थी, और उस टाइम पे जो आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और एसीएफ कहते हैं इस पोस्ट को, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं इसको, तो इन दोनों का साथ में रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बाद रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का तो आया बट ये नहीं आया। अभी आप ये समझ लो दोनों क्लास 2 की पोस्ट होती हैं, पर आप अगर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो, अभी 2021 में इसकी वैकेंसी आई थी, रिजल्ट भी इसका आ चुका है, तो अगर आप रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो और आपको एसीएफ बनना है तो एज पर रिक्रूटमेंट रूल आपको 5 साल की सर्विस चाहिए। पर ये समझ लो 5 साल में कोई बन नहीं पाता है, मिनिमम 7 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर, 7 to 10 ईयर तो लग ही जाते हैं आपको आरएफओ से, मतलब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर से एसीएफ बनने में। तो क्लास 2 की पोस्ट है, बट आप ये समझ लो कि सुपर क्लास 2 आप कहते हो बोलचाल की भाषा में ऐसी पोस्ट को। जैसे हम आरटीओ की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एमबीआई होता है क्लास 2, एआरटीओ क्लास 2 होता है, बट सुपर क्लास 2 हम जनरली उसको कहते हैं। तो उसी टाइप की कुछ ये पोस्ट है, काफ़ी टाइम बाद आई है, मतलब 10 साल बाद ये पोस्ट आई है। और ये जो मैं आपके 2010 वाली पोस्ट की बात कर रहा हूँ इसका रिजल्ट आते आते भी 2014 आ चुका था, क्योंकि इसमें केस उस भी हो गए थे। उस केस को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप केस के बारे में जानना चाहते हैं, फीमेल का बेसिकली केस था, तो वो मैं वीडियो लास्ट में लिंक कर दूंगा। आप में से कुछ लोग इसके प्रोफाइल के बारे में भी पूछ रहे थे, फंक्शन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने एक आरएफओ की प्रोफाइल बनाई हुई है। प्रमोशन कैसे होता है, काम क्या होता है, उसका डिस्कशन किया हुआ है उसमें, ये इसका भी है बेसिकली, तो आप वो वीडियो देख पाओगे, वो भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिक्रूटमेंट रूल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हालांकि काफ़ी टाइम पहले इसकी वैकेंसी है तो अभी हम सिलेबस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर मैं इसलिए कहूँगा कि जो आरएफओ का सिलेबस है उसके आसपास का रहेगा, क्योंकि इससे पहले दोनों का रिक्रूटमेंट साथ में होता था, एक जैसा था। तो मैं आरएफओ का सिलेबस आपको दिखा दूंगा पिछली बार का, उसके हिसाब से आपको एक आइडिया होगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है, मतलब एडवर्टीजमेंट आने से पहले, सिलेबस आने से पहले अगर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो कैसे करना है। एक चीज़ मैं और आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें इंजीनियरिंग वाली ब्रांच एलिजिबल है। अब कहोगे कि इंजीनियरिंग वाली मतलब क्या अब सारे बैचलर एलिजिबल हैं, तो सारे बैचलर एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे इसका रिक्रूटमेंट रूल है, आगे मैं दिखा दूंगा कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। अब ये रिक्रूटमेंट रूल है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2 तरीके से बेसिकली कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, एक प्रमोशन के थ्रू, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है बहुत लंबे टाइम बाद आया है यहाँ पे, और जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप प्रमोशन से बनना चाहते हो तो एटलीस्ट 5 ईयर का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब क्लास 2 लेवल की पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप बन पाओगे। और जो टोटल रिक्रूटमेंट होता है उसमें जो 2:1 का रेशियो होता है ना, मतलब 3 पोस्ट है तो उसमें 2 प्रमोशन से आएंगे और 1 रिक्रूटमेंट से आएगा। एज की बात करें तो एज मिनिमम 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 28 होना चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप ब्रांचेज नज़र आ रहा होगा आपको, ये सारी ब्रांचेज बैचलर हैं। इसका मतलब कि वो बीए वाले एलिजिबल नहीं है, मतलब आर्ट साइंस वाले एलिजिबल नहीं। देखो स्पेसिफिक ब्रांच दे रखा है यहाँ पे, बॉटनी दे रखा है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मतलब ये एग्रीकल्चर है और आपकी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है इसके इक्विवेलेंट ब्रांच है। तो ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। 2009 में इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट में ये है कि अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट्री से बैचलर डिग्री है तो जो टोटल रिक्रूटमेंट होगा उसका 25% रिक्रूटमेंट बेसिकली इनसे होगा, मतलब इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो 2010 वाली वैकेंसी है उसमें प्रेफरेंस कैसे दिया था इन्होंने, 7% मार्क्स इनको एक्स्ट्रा दिया गया था। मान लीजिए 200 का पेपर है और 200 में इनको मान लीजिए 100 मार्क्स आए हैं, तो इसमें +14 कर दिया जाएगा और इनका मार्क्स हो जाएगा 114। किसका, अगर आपने बेसिकली फॉरेस्ट्री से किया गया, ये मैं बता रहा हूँ 2010 के हिसाब से। इस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे प्रेफरेंसेस दिए हैं। रिक्रूटमेंट रूल में दिया गया है, मैं आगे दिखा दूंगा कि जो लोग फॉरेस्ट्री से हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है।
तो प्रेफरेंस के केस में यहाँ पे आपको 7% मार्क्स, इसी तरीके से इंटरव्यू में भी जितना आपका आएगा, जितने मार्क्स का इंटरव्यू है उसका 7% आपके इंटरव्यू मार्क्स में ऐड कर दिए जाएंगे। कुछ फिजिकल क्राइटेरिया भी है, आप देख पाओगे यहाँ पे हाइट मेंशन है, यहाँ पे फीमेल की, यहाँ पे आपका ट्राइबल कैंडिडेट हो तो ये हाइट मेंशन है, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, ये आपको चेस्ट देख पाओगे। ये बेसिकली फिजिकल क्राइटेरिया है, इसको भी आपको फुलफिल करना होगा। सिलेक्शन के बाद 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है, जनरली हर जॉब में होता है, आप आईएएस बन जाओगे तो भी होगा, तो उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसमें जो भी करवाना होगा, डिप्लोमा वप्लोमा, ये सारे गवर्नमेंट अपने खर्च से कराती है। बाकी आपको गुजराती हिंदी आना चाहिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर को लेकर कई सारे लोग टेंशन लेने लगते हैं कि कंप्यूटर आना चाहिए क्या, उसका टेस्ट होता है, बट वो डिपार्टमेंटल लेवल पे होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे एक टेस्ट होगा जिसको आपको पास करना होगा। अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एज सच यहाँ पे बहुत कुछ ऐड नहीं किया गया अमेंडमेंट में, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर वाली जो हम लोग बात कर रहे थे उसको ऐड किया गया है, बट उसका टेंशन आपको लेना नहीं है, वो डिपार्टमेंटल होता है, बाद में आप कर लेना। ये सारी चीज़ें एज टीज़ हैं, इसमें एज सच कुछ है नहीं। बाकी चलते हैं आगे, जो मैं आपको 25% वाला बता रहा था, तो 25% वाले को ऐड किया गया था 2009 में। ये कहा गया कि देखो जो वैकेंसी आएगी उसमें 25% वैकेंसी में प्रेफरेंस दिया जाएगा किनको, जिनका फॉरेस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये एक रिक्रूटमेंट रूल है जिससे आपको ये समझ में आ गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, एज क्या चाहिए, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। कैसे रिक्रूटमेंट होगा वो भी आपको पता चल गया, और कितनी टोटल वैकेंसी है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, 38 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या हो सकता है ना। तो ये आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, ये अभी रिसेंट आई हुई है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा पहले कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2010 वाली, वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और एसीएफ दोनों की साथ आई थी। तो मे भी चांस है कि इस बार यही वाला सिलेबस रहे। चेंजेज हो सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि यही वाला रहे, मैं प्रोबेबल बताता हूँ, प्रोबेबल बता रहा हूँ। और वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पे सिमिलर मेंशन किया गया है, सारी क्राइटेरिया सेम है। ये मैं आपको रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का दिखा रहा हूँ, सेम क्राइटेरिया, सब कुछ सेम है, एज इट इज़ है। तो मे भी सिलेबस सेम रहे या थोड़ा बहुत एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है, बट ऐसा लगता है कि मेजर पोर्शन सेम रहेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम भी होता है, केवल प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नहीं, मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न आपका दिया गया है। तो यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम एग्ज़ाम आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आरएफओ का बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आरएफओ का है। बट जैसे कि 2010 में दोनों साथ में होते थे, तो मे बी इस बार यही वाला पैटर्न रहे, या हो सकता है ये वाला सिलेबस रहे, या थोड़ा बहुत चेंजेज भी हो सकते हैं। बस एक जनरल ओपिनियन के लिए आप देख पाओगे। बाकी मेंस का जो एग्ज़ाम है आप देख पाओगे, टोटल 5 पेपर होंगे, अलग अलग कितने मार्क्स के हैं, कितने टाइम्स के हैं। सिलेबस अगर आपको देखना है तो ये इसका सिलेबस है, देख पाओगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसकी आप प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर सकते हो। जो रहेगा ही रहेगा, जैसे गुजराती रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ये सब भी रहने वाला है। ठीक है, जो मेन कंटेंट है सिलेबस का उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाएगा, मगर जो जीएस का पेपर 1, 2, 3 है, ये सब तो एज इट इज़ रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसको आपको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना है कि मुझे कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कुछ का मीडियम गुजराती है, कुछ का मीडियम इंग्लिश है। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव है उनमें भी ऐसा ही है, आप गुजराती में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जैसे ये वाला है, देखो आप लिखा हुआ है कि गुजराती में भी आप आंसर कर सकते हो, इंग्लिश में। क्योंकि कुछ बार क्या होता है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको लगता है कि हम कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन पेपर आप देखोगे मेंस का, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया रहेगा आपको क्वेश्चन, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे देखोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको ये नहीं कहेगा गुजराती वाला भी इंग्लिश में होगा क्या, गुजराती लैंग्वेज पेपर है तो फिर तो लैंग्वेज का टेस्ट है, तो लैंग्वेज तो गुजराती ही रहेगी। ठीक है, तो एक जनरल पैटर्न है एग्ज़ाम का, सिलेबस आपको दिखा दिया, पैटर्न दिखा दिया। हालांकि ये एसीएफ के लिए नहीं है, आरएफओ के लिए, बट इससे पहले आरएफओ एसीएफ दोनों एक साथ होते थे, तो मे भी चांसेज हैं कि दोनों एक जैसे रहें, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस मे भी पॉसिबल हो सकता है। तो इन जनरल ये सिलेबस है, आप देख पाओगे, और इसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो और आपको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है, जाइए वहाँ पे, तब मज़ेदार लाइफ होती है। प्रोफाइल आपको देखनी है
तो मैं बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं लिंक कर दूंगा वो वीडियो जिसमें आप प्रोफाइल देख पाओगे। बेसिकली वो आरएफओ के ऊपर मैं बनाया था जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो। बट सबका काम सेम ही होता है, कोई अपर ऑफिसर होता है, कोई लोअर होता है, किसी के पास में थोड़ा अथॉरिटी ज़्यादा होती है। डेफिनेटली अपर जो है उसकी अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लोअर की अथॉरिटी कम रहेगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सारे पेपर हैं अराउंड, इंग्लिश गुजराती दोनों में आप देख सकते हो। ये चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो जीपीएससी से, यहाँ से चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। और डेफिनेटली इसका आप चाहते हो कि ऑफिशियल, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये डेट्स मेंशन किए गए हैं कि कब इसका बेसिकली एडवर्टीजमेंट आएगा, कब ये प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर इंटरव्यू कब होगा। ऐसा हालांकि डॉट डॉट है ये सब, पर ठीक है, इस टाइम पे जनरली जो ये देते हैं उसके आसपास ये निकाल ही देते हैं। तो थोड़ा सा आपका वेट करोगे तो बाकी चीज़ें आ जाएगी। बट अभी के लिए अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है उसमें जो भी टॉपिक आपके इंटरेस्ट को हो एटलीस्ट वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया बस एग्ज़ाम आ गया क्लोज और आपने एकदम पढ़ लिया ऐसे रोबोट की तरह और फिर सीधा क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।